क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ, क्या सोच रहा हूँ मैं? यही कि तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है। जासूस? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखा है तो तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? है सबूत? सबूत है? हाँ है। सबूत है तो पेश करो ना, देरी किस बात की है? सबूत भी पेश करूंगी। और वो? और वो? और वो क्या? वो बोलो ना, और वो क्या? गीता, गीता क्या हुआ तुम्हें? गीता होश में आओ। कौन आया होगा? तरुण, क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ भाभी जी को? ये चीख क्यों नहीं थी? पता नहीं क्या हुआ। गीता, क्या हुआ तुम्हें? भाभी जी। तरुण, जल्दी से पानी लेकर आओ। जी भाभी। गीता, गीता होश में आओ। गीता, गीता होश में आओ। हाँ, तुम ठीक तो? आत्मा। आत्मा? कहाँ? मैं सामने वाले टेरेस पर। लेकिन वहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा गीता। तरुण, मेरा विश्वास करो, वहां मैंने आत्मा देखी। अच्छा, हम उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहां के वॉचमैन और सेक्रेटरी को लेके वो टेरेस खुलवाते हैं। मैंने यही चलते हुए देखा था उसे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यही कहीं आसपास होगी वो आत्मा। भाभी जी, आप भी ना। अरे आप जैसी पढ़ी लिखी औरत इस तरह की बात कर रही है? कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। होती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें किसने कहा कि आंखें धोखा नहीं खाती? कई बार हमारा मन जो देखना चाहता है उसकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि जो चीजें वहां नहीं होती वो भी आंखों को दिखाई देती हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पागल हूँ? हाँ? मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं। देखो, तुम्हें कोई पागल वागल नहीं कहना चाहता। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी ही चाल है। हाँ? पहले तो तुमने मेरे पीछे जासूस लगा दिए और अब क्या तुम्हारा कोई दूसरा नाटक है? बस करो गीता, ना जाने तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी। वो देखो वहां पर क्या है, वो दीवार पर। ये तो खून है। देखा, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई आत्मा है। इस टेरेस पर मैंने किसी आत्मा को देखा है। अब तो यकीन हुआ ना आप लोगों को मेरी बातों पर? उस आत्मा ने किसी को मार दिया है और ये उसी का खून है। हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। हेलो सीआईडी, ये देखिए सर, ये देखिए, ये खून अभी भी ताजा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मारा उस आत्मा ने। आत्मा ने? आत्मा के पास कोई चाकू वगैरह था क्या जो उसने मारने वाले का खून निकाल दिया? हाँ? मारा किसे इस आत्मा ने? यहाँ तो कोई लाश नजर नहीं आ रही। मगर खून तो है ना? खून है, मगर इतना खून नहीं है जिससे लगे कि किसी को मारा गया है। आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? सर शायद ये खून किसी बच्चे का हो, इस छत पे खेलने आया हो और उसे चोट लग गई हो। लेकिन साहब, इतनी रात को कौन सा बच्चा आएगा छत पे? यहाँ रात को कोई नहीं आता। वो आत्मा ही थी सर, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है।
आत्मा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, मगर यहाँ कोई आया जरूर था। सच सच बताओ, तुम सो तो नहीं रहे थे? साहब 15 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। अब तुम घर में जाके सोना, कल ही मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं रोज जाकर डबल ड्यूटी करता हूँ। अरे जाकर भी तुमने क्या कर लिया? फिर भी तो ये सब कुछ हुआ ना। सर, हमें गीता जी की बातों पे गौर कर लेना चाहिए सर। आत्माओं का कोई भरोसा नहीं है। रेडी? ये आत्मा कुछ नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। एक काम करते हैं, इस सोसाइटी के सारे फ्लैट चेक करते हैं। सुमित, बैठो। क्या हुआ सर? गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो है। थोड़ी देर पहले ये लाइट चल रही थी, ये अचानक ऑफ हो गई। अंदर चल के देखते हैं। सर वो सुमित, बहुत हो गया ये छुपा छुपी का खेल। बाहर निकलो। सुमित, बाहर निकलो। बाहर निकल। आराम से सर, आराम से, आराम से, आराम से। सर पैर में चोट लगी है। पैर में चोट लगी तो इस पलंग के नीचे छुपने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? डर गया था सर, कहीं आप गिरफ्तार ना कर ले। गिरफ्तार? मगर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कौन है? रात को इस तरह कौन आता है सर? सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी पत्नी की बातों पर यकीन मत कीजिए। पत्नी? ये पत्नी कहाँ से आ गई बीच में? आप लोगों को मेरी पत्नी ने नहीं भेजा। नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है? उसने मुझ पर झूठा केस कर दिया है कि मैं उसे दहेज के लिए परेशान करता हूँ। अब मैं बेचारा शरीफ आदमी उसके सामने चू तक नहीं करता, उससे दहेज कैसे मांग सकता हूँ? तो तुम्हें लगता है कि दहेज लेने के इल्जाम की वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए? हाँ सर, मैं तो यही समझा था। मगर आप लोग क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई और भी था थोड़ी देर पहले? नहीं सर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम छत पे गए थे? सर कैसा मजाक कर रहे हैं सर? सर चोट के साथ मुझे बाथरूम जाने में मुश्किल होती है, तो छत पर कैसे जाऊंगा? लिफ्ट से? इसका मतलब है छत पे मिले खून का राज इस फ्लैट में नहीं किसी और फ्लैट में है। श्रेया, छत पे जो खून मिला था उसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अभिजीत को बुलाओ। इतनी रात को कौन हो सकता है? 12:30। जी कहिए। अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है ऑफिसर, सब ठीक तो है? जी, हमें सिर्फ इतना पूछना था कि आपके घर में किसी को चोट तो नहीं लगी है? चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अविनाश कुछ दिनों से अस्पताल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में है? जी सर। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग के छत की वॉल पे हमें खून के छींटे मिले हैं। हमारे टेरेस पे खून की छींटे? जी। कौन कौन है आपके घर में? सर मेरी बीवी सुषमा। सुषमा, ये मेरी बीवी सुषमा है और छोटा बेटा अमन, और जैसे मैंने आपको बताया कि अविनाश तो अस्पताल में। आप
सुषमा, ये सीआईडी ऑफिसर है, कह रहे हैं कि हमारे टेरेस के दीवार पे खून के छींटे लगे हुए हैं। खून के छींटे? लेकिन सर किसका हो सकता है वो खून? जी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो फ्लैट है 601 नंबर का, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तो आपके सामने खड़ा है, ये मेरा ही फ्लैट है। अच्छा अच्छा, तो दो फ्लैट हैं आपके? जी हाँ सर, ये फ्लैट मैंने किसी को किराए पे देके रखा हूँ। किसे दिया है किराए पे? 2 लड़के हैं, विशाल और राहुल। विशाल और राहुल? हाँ, मुंबई आए कुछ मॉडल बनने के लिए। अच्छा, फ्लैट तो बंद है, कहाँ है लोग? इनका कोई ठिकाना नहीं रहता सर, बस कभी भी आ जाते हैं। मैं तो बस परेशान हो गया इनको फ्लैट देखकर। क्यों, ऐसा क्या करते हैं वो लोग? बस रात भर लाउड म्यूजिक, उछल कूद। मैं तो क्या, पूरा सोसाइटी के लोग उनसे परेशान है सर। हाँ सर, हमने तो उनको नोटिस दे दिया है, अगले महीने की 3 तारीख को छोड़ना है उनको फ्लैट बस। सर, आपके पास अगर कोई अच्छा किराएदार मिले तो बता दीजिए सर, हम तो बस परेशान हो गए इनसे। क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। पहले जरा फ्लैट तो देख लें। ये? हाँ, चाबी है ना आपके पास? जी है सर। जरा दीजिए। ले लीजिए सर। ये यहाँ पे भी खून? कर चेक करो। सर, ऊपर छत की दीवार पे जो हमें खून के छींटे मिले थे, कहीं वो विशाल या राहुल, इन दोनों में से किसी के तो नहीं है? हो सकता है। ये खून फ्लैट के अंदर कहाँ से आया? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। विशाल और राहुल को फ्लैट देने से पहले उनके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की थी ना आपने? सर, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही तो उनको फ्लैट दी थी सर। सर, आने ये देखिए सर, बेडरूम में इस बॉटल के पास इतना सारा खून पड़ा हुआ है। बॉटल पे भी खून है। लगता है ये बॉटल विशाल या राहुल के हाथ में होगी। सर, हो सकता है राहुल और विशाल का आपस में झगड़ा हुआ हो और उसमें से किसी को चोट लग गई हो और ये सारा खून उसी वजह से निकला हो। ऐसा लगता नहीं है, खून चोट से निकला है, कुछ और ही हुआ है यहाँ पे। आपके पास विशाल और राहुल का फोन नंबर है? जी सर। या फोन लगाइए उनको, यहाँ बुलाइए। और सुनिए, उनको बताइएगा मत कि सीआईडी वाले यहाँ पे हैं। राहुल विशाल, समझ गए? ठीक है सर। ये क्या है? पाउडर जैसा कुछ है। सर, ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स? ड्रग्स कहाँ से आई? इतनी सारी ड्रग्स? सर, ये तो लाखों की ड्रग्स होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहुल और विशाल ड्रग्स बेचने का धंधा करते हो? ऐसा ही लग रहा है सर। सर, ये राहुल विशाल दोनों का फोन नहीं लग रहा है सर। वो सब छोड़िए, ये क्या है? हैं? क्या है ये सब? सर, इतने सारे व्हाइट पाउडर? ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, ये ड्रग्स का पाउडर है। ड्रग्स का। ड्रग्स? कहाँ से है ये ड्रग्स? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। सही कहा आपने, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए आप। फ्लैट आपका, किराएदार आपके, फ्लैट के अंदर खून, ड्रग्स पड़ा हुआ है और आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। इनको ब्यूरो लेके चलो। सब चलो चलो, ब्यूरो लेके चलो। चलिए आप, चलो चलिए। अजीब इंसाफ है आपका। ड्रग्स मिली मेरे किराएदार के घर पे और फंस गया मैं खुद मकान मालिक। किराए का घर तो आपका ही है ना, और ये किराए का घर आपके घर के बिल्कुल बगल में। सब कुछ आपकी नाक के नीचे हुआ और आपको पता तक नहीं चला। हा? सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ सर।
अगर मुझे इसके बारे में जरा सा भी कुछ मालूम होता तो मैं खुद पुलिस के पास जाता। मिस्टर राकेश, विशाल और राहुल दोनों के फोन लगातार बंद आ रहे। आप मुसीबत में फंसते ही जा रहे और इसमें से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, समझे? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, उन दोनों को मकान भाड़े पे देकर। और तो और राकेश जी, हमें तो यह भी लगता है कि ये ड्रग्स का सारा व्यापार आपके फ्लैट से ही चल रहा था। क्या जवाब है आपका? मैं क्या जवाब दूं सर, इस चक्कर में मैं खुद फंसता जा रहा हूं। जी डॉक्टर साहब। आइए भाई, आज तो आप वाकई बहुत ही अच्छे वक्त पर आए। क्या बात है सालुके साहब, इतनी गर्म जोशी से आप हमारा स्वागत कर रहे हैं? हाँ, मैं गर्म जोशी से आपका स्वागत कर रहा हूं, और वो इसलिए कि फ्रेडी साहब, आज आप कम से कम अकल वाली बात करना। देखिए सालुके साहब, मैं हमेशा अकल की बात करता हूं। देखो, टेरेस पे मिला हुआ खून और राकेश के दूसरे फ्लैट में मिला हुआ खून, ये दोनों खून राहुल या विशाल, इनमें से किसी एक का है ना? कर दिया ना सत्यानाश? मुंह खोलते ही कर दिया ना सत्यानाश? क्यों? अरे हुआ ये फ्रेडी कि वो खून एक का नहीं है। एक का नहीं है? नहीं, वो खून दो लोगों का है। दो लोगों का खून? हाँ। मतलब विशाल और राहुल दोनों का खून मिला है? हाँ, टेरेस पर भी और फ्लैट पर भी दोनों खून में दो लोगों का खून शामिल है। मतलब सर, ये विशाल और राहुल दोनों जख्मी थे? जख्मी नहीं थे, ये खून जख्म का खून नहीं है। जख्म का खून नहीं है ना? नहीं, कुछ और ही है ना? बिल्कुल। क्या? अभिजीत, इन लोगों को खून की खांसी हुई, और ये खून उस खून की खांसी की वजह से। खून की खांसी? हाँ सचिन, टेरेस और फ्लैट में से जो खून मिला है, उन दोनों में से हमें थूक के सैंपल्स मिले। एक और बात, इस खून के सैंपल में हमें एक खतरनाक किस्म की ड्रग भी मिली है। तारिका, तारिका, निकल, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। नहीं, घबरा मत, ये उस ड्रग का ही असर है, ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, जरा पानी लेकर आओ। पानी, पानी। तारिका, 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 यू ओके? सर, आ जाओ। एक, यू ओके? यस सर। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा छोटा सा टेस्ट है, बिना मास्क के ही हो जाएगा। कमाल है, अपना ध्यान रखना चाहिए तारिका जी, आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो। अभी मैं ठीक हूँ अभिजीत, थैंक्स। ध्यान रखिए आप। सर वैसे इस ड्रग का नाम क्या है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है? बैक्सट्रॉल 100 बहुत ही खतरनाक ड्रग है। एक बार ये ड्रग शरीर के अंदर गई, खून में शामिल हुई, तो 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। बस सिर्फ 15 मिनट? इसका मतलब ये राहुल और विशाल, इनकी तो मौत हो चुकी होगी। बिल्कुल, दोनों मर चुके होंगे। मगर ये ड्रग इनके शरीर में गया कहां से? किसी ने जबरदस्ती दिया या खुद? एक विजीत, ये जरा बॉटल के ढक्कन को गौर से देखो। इस ढक्कन पे तो चेन है, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन से किया गया ये चेन। एग्जैक्टली, ये इंजेक्शन से ही किया हुआ चेन है। अभिजीत, किसी ने इंजेक्शन के जरिए इस पानी की बोतल में वो ड्रग इंजेक्ट की, बिना सील तोड़े हुए, और जब उन दोनों ने इसकी सील तोड़ के पानी पिया, ड्रग्स उनके शरीर में गई, खून में शामिल हुई, और 15 मिनट के अंदर इनकी मौत हो गई। लेकिन लाशें कहाँ हैं इनकी? फ्लैट के अंदर तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, तो बचता है टेरेस। क्या राहुल और विशाल दोनों का खून हो गया? जी हाँ। इन दोनों की लाश मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, वही ढूंढने आया। लेकिन सर, एक बार तो आप यहाँ पे आके तलाशी लेकर जा चुके हैं ना, तो दोबारा यहाँ आने का क्या मतलब? सेक्रेटरी साहब, कहीं आप ही का हाथ तो नहीं है इस राहुल और विशाल के खून में? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला क्यों किसी का खून करने लगा? आपको जो करना है वो कीजिए, मैं यहाँ खामोश खड़ा रहूंगा।
ये सब तुम्हारी वजह से हो। न तुम उन दोनों को किराए पे मकान देते, ना आज ये नौबत आती। तुम शायद भूल रहे हो कि फ्लैट देने से पहले एनओसी तुमने दी थी। ये खून के छींटे देखो। ड्रग्स की वजह से राहुल और विशाल दोनों खास रहे होंगे, तब ये खून यहाँ दीवार पे लगा होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, तड़प तड़प के मरे होंगे दोनों। सर समझ में नहीं आता लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं। थोड़े से सुकून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस केस में ड्रग्स लिया नहीं गया, लिया गया है उस पानी के बोतल में। सर अगर इस दीवार पर खून के छींटे उनके खांसने से आए हैं तो इसका मतलब उस वक्त वो लोग जिंदा रहे होंगे। हाँ, मगर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे होंगे। डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि इस ड्रग के असर से 15 मिनट में इंसान ढेर हो जाता है। इस टेरेस को अच्छी तरह से देखो, छन मारो। सफेद कपड़ा। सर निखिल, सर इस टंकी के अंदर सफेद कपड़ा मिला है। सर शायद वही कपड़ा है जिसे गीता जी ने उस आत्मा को पहने हुए देखा था। जरा देखो। ये क्या है? सर यहाँ पे तो लाश है। लाश? बस लाश देखना चाहते थे ना, आइए। क्या कहना है? ये तो राहुल है। यार दूसरी लाश तो नहीं है। सर सर जल्दी आइए। निखिल, आफरीदी, अंदर देखिए सर क्या है। ये देखिए सर, ये खुफिया जगह जैसी लग रही है। अंदर चल के देखते हैं। अरे दूसरी लाश यहाँ पे। मुझसे सब देखा नहीं जा रहा है। ये लाश जरूर विशाल की होगी। जरा देखिए, ये विशाल ही है ना? जी सर, ये विशाल की लाश। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, वो दोनों लाशों को एक साथ पानी की टैंक में डाल सकता था, तो फिर? हाँ सर, दोनों लाशों को अलग अलग जगह पे छुपा के रखा है। एक वहां पे पानी की टंकी में और दूसरी यहाँ पे। मुझे लगता है वो छुपाना तो वहीं चाहता था, मगर इतने में वो लड़की गीता उसने देख लिया और आत्मा कह के चिल्लाने लगी और जल्दबाजी में घबरा कर उसने विशाल की लाश यहीं पे छुपा दी। सर, आशा, क्या पता चला? सर विशाल और राहुल पिछले 1 महीने से किसी रंजीत नाम के आदमी को रोज फोन करते थे। सर ये रंजीत एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और हर रोज बागी पार्क जाता है। रंजीत बागवी पार्क? सर पार्क में तो कोई ड्रग्स बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है। लगे रहो फ्रेडी, वो आएगा, जरूर आएगा। चना ले लो, चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। अरे फर्स्ट क्लास है साहब, ले लो। सर ले लेंगे बाद में।
चना ले लो, चना चना, गर्मा गर्म चना ले लो, चना 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 ले लो भाई साहब, चना ले लो, गर्मा गर्म चना चना, गर्मा गर्म चना। जी भाई साहब। वैसे आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? मेरी घड़ी खराब हो गई। 8:15। 8:15। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे माल कौन बेचता है? अरे साहब माफ करो, चना ले लो, चना चना, गर्मा गर्म। अरे भैया मुंह में दांत नहीं है, चने खिला रहे हो भाई। चना ले लो, चना चना, गर्मा गर्म चना, चना ले लो भाई साहब, चना चना, गर्मा गर्म चना ले लो, चना चना, गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब, चना चना, गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब, चना चना। श्रेया ने एमएमएस भेजा है, इस रंजीत की कुंडली मिल गई है, फोटो भी आ गई इधर। अब तो हम बड़ी आसानी से रंजीत को पकड़ सकते। इडली खाओगे फ्रेडी? इडली? हाँ हाँ। ड्यूटी के वक्त खाने की बात मत करना। खाना सामने हो तो खा ही लेते हैं। अरे भाई सुनो। हाँ साहब। आओ भाई सचिन, इडली खाते हैं। जरा इडली लगा। हाँ। कितने की इडली है? 15 रुपए प्लेट साहब। भाई 15 रुपए तो बहुत महंगी बेच रहे हो तुम, सस्ता करो। 10 रुपए? ठीक है साहब, आप भी क्या रखोगे, आप 10 रुपए दे देना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये सबको ऐसी डिस्काउंट देता रहेगा तो इसका घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए ये दूसरा माल बेचता है फ्रेडी। दूसरा वाला माल? ये आप कौन से दूसरे वाले माल की बात कर रहे हैं साहब? अरे वो ड्रग्स। ड्रग्स? हाँ रंजीत बाबू, ड्रग्स। आप मेरा नाम कैसे जानते हो साहब? नाम तो क्या, हम तो तुम्हारा पूरा इतिहास जानते हैं। ड्रग्स बेचता है? साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब ड्रग्स बेचने वाले से मुझे बहुत नफरत है। मैंने राहुल विशाल को नहीं मारा साहब, वो तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। जानते नहीं थे तो उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे फोन क्यों किए? क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह ड्रग्स बेचते थे साहब। उन दोनों को मैं ही धंधे में लेकर आया था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे आगे निकल गए और मुझसे सारे ग्राहक छीन लिए। और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया। नहीं साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दोनों दुनिया में नहीं है साहब। वैसे अच्छा हुआ साहब वो दोनों मर गए। बहुत जल्दी मार्केट में वो नया ड्रग्स लेके आने वाले थे साहब। नई ड्रग्स? कौन सी? मुझे नाम नहीं मालूम साहब, तो कोई ब्राजील का ड्रग था साहब। वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि जल्दी किसी पे आजमाने वाले हैं वो ड्रग। अगर उसका असर सही निकला तो उन दोनों को माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ये ड्रग पेस्टरल शॉप तो नहीं? ये ड्रग्स वो किस पे आजमाने वाले थे? मुझे नहीं पता साहब, इस बात को 1.5 महीना हो गया साहब। मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए वो ड्रग्स को मार्केट में नहीं ला पाए साहब। मतलब सर, वो लोग जिस पर भी ये ड्रग्स आजमाने वाले थे उसकी तबीयत तो बिगड़ गई होगी। राहुल और विशाल का ही कोई क्लाइंट होगा। उनके क्लाइंट्स के बारे में जानते हो तुम? सर आइए आप लोग, आइए इधर खड़े हो जाओ सब लोग, लाइन लगाओ इधर। चलिए इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। ड्रग्स लेते हो तुम लोग हैं? नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम लोग ड्रग्स लेना तो दूर, कभी हम लोग ने ड्रग्स देखा भी नहीं। हाँ सर, जरूर हमें कोई फंसा रहा है। सर हम तो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम ड्रग्स के चक्कर में क्यों पड़ेंगे सर? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। रेडी? सबका ब्लड टेस्ट करो। नहीं सर, प्लीज हमारा टेस्ट मत कीजिए। ब्लड टेस्ट भी करेंगे और पॉजिटिव आने पे तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, ताकि उन्हें पता तो चले जिस उम्र में भविष्य बनाना चाहिए तुम लोग ड्रग्स के अंधकार में डूब रहे हो। नहीं सर, आपसे कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे सर। अब बात समझ में आ गई है? देखो, हमारे सारे सवालों का जवाब दो तुम लोग। पूछिए सर। ये ड्रग्स कौन देता है तुम लोगों को? सर वो राहुल और विशाल, वो लोग अपने घर में पार्टी करने के बहाने हम लोग को ड्रग्स बेचते थे। तुम लोगों को मालूम है राहुल और विशाल का खून हो गया है? खून? सर हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा ये बताइए कि उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ उनसे ड्रग्स खरीदते थे, और उनके कौन से दुश्मन थे या कौन दोस्त, ये हमें नहीं मालूम। मगर उनका खून हुआ कैसे? बैक्स्टरल सॉप नाम के ड्रग्स से। बैक्स्टरल सॉप? हाँ, उन दोनों ने कभी ये ड्रग्स बेची थी तुम लोगों को? नहीं सर, हम तो इस ड्रग का नाम पहली बार सुन रहे हैं, हमने कभी नहीं लिया। सर अगर ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलते और अब तक मार्केट में आए भी नहीं, तो हो सकता है कि किसी सप्लायर ने ये ड्रग विशाल और राहुल को दिया। तो इस रंजीत को बुला। अभी तुम लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाना है, वरना। सॉरी सर, हम लोग कभी ड्रग्स नहीं लेंगे और ना ही किसी आसपास के लोगों को लेने देंगे। ठीक है, आइए।
सर, रंजीत, बैक्स्टेरल सॉप ये ड्रग कौन सप्लाई करता है? मोंटी। मोंटी? हाँ साहब, मोंटी पेशे से बिजनेसमैन है, लेकिन उनके सफेद धंधे के पीछे ड्रग्स का काला धंधा छुपा हुआ है साहब। मोंटी, चलो जरा इस मोंटी से मिल लेते हैं। अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मोंटी साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो शाम को आइए, वो अभी सो रहे हैं। कमाल है, 11 बज रहे हैं और तुम्हारे मोंटी साहब कुंभकर्ण की तरह अभी भी सो रहे? आप तमीज से बात कीजिए, हमारे साथ को कुंभकर्ण कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? जरा इस पे गौर फरमाएंगे? सीआईडी। अब बताओ क्या कर रहे हैं आपके मोंटी साहब? वो वाकई में सो रहे हैं, क्योंकि रात को देर रात तक पार्टी करते हैं और फिर दोपहर के बाद ही उठते हैं। अच्छा, चलो आज देख लेते हैं कैसी नींद है तुम्हारे साहब की। कहाँ है तुम्हारे मोंटी साहब? मोंटी साहब तो ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। ऊपर? हाँ सर। चलो दिखाओ। कहाँ पे? सर इस तरह। ये सर। मोंटी साहब दरवाजा खोलिए। मोंटी साहब, पीछे आओ जरा, पीछे आओ। देखा सर, मोंटी साहब के ठाट बाट शराब का ग्लास हाथ में लेके ही सो गए। जगाओ इसे, इसे पूछताछ करनी है। मोंटी, ओए मोंटी, ए मोंटी, उठ। लगता है बड़ी गहरी नींद में। शराब पीते पीते सो गया। अरे खून! ये तो मर गया। सर, ये सब देख के तो लगता है कि इसकी मौत भी उसी ड्रग से हुई है जिस ड्रग से विशाल और राहुल की मौत हुई थी। विशाल और राहुल को पानी में मिलाकर ड्रग दिया गया था। इसे लगता है विस्की में मिला के दिया गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं को पता चल गया था कि हम लोग मोंटी तक पहुंच जाएंगे और उसने मोंटी को भी मार दिया? हाँ, मगर है कौन ये खूनी जो हर बार हमसे एक कदम आगे रहता है? आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था। इस मोंटी का खून भी उसी बैक्स्टेरल सॉप नाम की ड्रग से हुआ है जिससे विशाल और राहुल का खून हुआ है। और इस बार वो ड्रग इसे पानी में नहीं, विस्की में मिला के दी गई है। बिल्कुल सही अभिजीत, विस्की का वो पैक जिसे पीते पीते बेचारा लंबी नींद सो गया। सर, इसका मतलब खूनी मोंटी के कोई आसपास वाला ही आदमी था जो मोंटी के इतना करीब था कि उसकी विस्की में वो ड्रग मिला सके। और वो पास वाले खूनी तक पहुंचने का बस एक ही जरिया है, वो पीली इंक। पीली इंक? अब ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं है बाप, ये पूरा का पूरा केस ही दिमाग को घुमा देने वाला। इस मोंटी के पेट से और विस्की के गिलास से हमें उस ड्रग के अलावा पीली इंक के कुछ ट्रेसेस भी मिले। विस्की में पीली इंक? ये विस्की में इंक मिला के पीने का नया फैशन है क्या? अरे मेरी तरफ देख के क्यों पूछ रहा है? हैं? तुम्हें मालूम है ना, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। आपकी तरफ देखने का मेरा ये मतलब नहीं था सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये इंक क्या जहरीली थी जो मोंटी की विस्की में मिलाई गई? नहीं सचिन, ये इंक बिल्कुल जहरीली नहीं थी। अगर ये जहरीली नहीं थी तो फिर मोंटी की विस्की में से मिलाया क्यों? मेरे ख्याल से खूनी इस ड्रग को पीली स्याही की खाली बोतल में लेकर के आया होगा, और जब वो ड्रग पीली स्याही की बोतल में डाल रहा था तो उस बोतल में पहले से ही उस स्याही के कुछ बूंदे रही होंगी और वो उस ड्रग के साथ साथ मिल गई। और जब उसने ड्रग विस्की में मिलाई तो ये पीली स्याही भी ड्रग के साथ साथ विस्की में घुल गई। मगर सर, ये किस तरह की इंक है? मैंने आज से पहले कभी किसी को इस तरह पीली इंक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो इसलिए बच्चे कि पीली इंक अधिकतर कैलीग्राफी में इस्तेमाल होती है। कैलीग्राफी? कैलीग्राफी मतलब? फ्रेडी सर, जब अक्षरों को सुंदर बनाने के लिए
एक इंस्ट्रूमेंट से यूं घुमा कर लिखा जाए तो इस लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। अरे वाह तारिका जी, आपको कैलीग्राफी भी आती है? आपने कभी बताया नहीं। मैं भी कुछ बता दूं आपको। जी बताइए। ये पीली इंक बहुत कम दुकानों में मिलती है। बहुत कम दुकानों में मिलती है? ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। इससे तो हमारा काम काफी आसान हो गया। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पीली इंक है आपके पास? कौन सी वाली? वो कैलीग्राफी वाली पीली इंक। सुना सिर्फ आपकी दुकान पे ही मिलती है? हाँ हाँ, ये वाली पीलिंग? हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? सही निशाने पे लगा है आपका तीर, वरना आप घूमते ही रह जाते, क्योंकि ये सिर्फ हमारी दुकान पे ही मिलती है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इस इंक में जो सिर्फ आपकी दुकान पे मिलती है? एक तो मांग कम है, विदेश से मंगानी पड़ती है और अपने देश में बनती नहीं है। मांग कम है तो फिर तो इसे खरीदने वाले लोग भी कम ही होंगे। हाँ हाँ, 2-4 जन है वही खरीदते और वही खरीदने आते। आप लोगों को क्या नया नया शौक लगा है कैलीग्राफी का? नहीं नहीं, हमें कैलीग्राफी का कोई शौक नहीं है। हम लोग CID से हैं। CID? इंक नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इंक नहीं चाहिए, इंक खरीदने वाले चाहिए। आपने जिन जिन लोगों को इंक बेची है उनके नाम और नंबर हैं आपके पास? नाम नंबर चाहिए, इंक नहीं चाहिए। इंक नहीं चाहिए, सिर्फ नाम और नंबर चाहिए, है ना आपके पास? हाँ है ना, बल्कि हम लोग तो कई बार इंक उनके घर पे देके आते हैं। वैसे बात क्या है सर? ये बड़ी लंबी कहानी है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। आप बस नाम और नंबर दीजिए। हेमंत, प्रिया, अभिषेक। हाँ? ये तो हमारी आंखों के सामने ही था और हम इसे देख नहीं पाए। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग यहाँ? खूनी पकड़ा गया क्या? जी हाँ, उसी को पकड़ने आए हैं यहाँ पे। खूनी को पकड़ने आए? वो भी हमारे घर में? क्योंकि खूनी आपके घर में ही है। आप लोग फिर से आ गए, क्या बात है? देखो ना राकेश, ये लोग कह रहे हैं कि खूनी हमारे घर में है। आप कैसी बातें करते हो? जरा सोच समझ के बात कीजिए। हम सोच समझ के ही बात कर रहे हैं। खूनी आपका बेटा अमन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा अमन खूनी? जी हाँ, आपका बेटा अमन। अमन? रुक जा, रुक जा। जाएगा कहाँ? आगे रास्ता बंद है। भाग रहा था? हाँ? भाग रहा था? CID से भागने के सपने देखने की कोशिश बहुत मुजरिमों ने की, लेकिन आज तक ना कोई भाग पाया है ना भाग पाएगा। सर, मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई अविनाश, उसकी हालत का बदला लेने के लिए किया। ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे भाई के साथ? सर, उन दोनों की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई कोमा में? हाँ सर, एक दिन मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। वो दोनों कह रहे थे कि बेचारा अविनाश बेवजह ही बलि का बकरा बना। उन दोनों ने वो पेक्सटल सॉल्व नाम की जो ड्रग थी वो सबसे पहले मेरे भाई पे आजमाई। और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसी ड्रग पेस्टेरल सॉप की मदद से खून पे खून करना शुरू कर दिया। पहले विशाल का, फिर राहुल का और फिर मोंटी का। हाँ सर, सबसे पहले मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उसी की मदद से
वो ड्रग चुराई और जैसे ही मौका मिला मैंने राहुल और विशाल की बोतल में मिला दी और जैसे उनकी तबीयत खराब हुई मैं उन्हें हवा खिलाने के बहाने छत के ऊपर ले गया। और मोंटी? सर मोंटी अपनी दरिया दिली के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन मैं उसके घर डोनेशन मांगने के बहाने गया और वहाँ मौका पाते ही मैंने उसकी विस्की में वही ड्रग मिला दिया जिस ड्रग को बेच कर वो अमीर बनना चाहता था। इतनी कम उम्र में 3 खून किए तुमने, एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बिल्कुल नहीं सर। सर अगर मेरा बस चले ना तो इस देश में हर एक ड्रग्स बेचने वाले को उसी ड्रग से मौत के घाट उतार दूं। आप जानते नहीं हैं सर, इस ड्रग की वजह से न जाने कितने घर, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है, वो कोमा में पड़ा है सर। पता नहीं वो इस कोमा से कभी बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। सर माना कि मेरे बेटे ने 3 खून किए, लेकिन जिन लोगों को इसने मारा है वो भी तो अच्छे लोग तो नहीं थे ना सर। आप भी तो उन्हें गिरफ्तारी करने वाले थे ना। ये ठीक है कि जिन लोगों को इसने मारा है वो अपराधी थे, लेकिन इंसाफ पाने का जो तरीका इसने अपनाया है वो गलत था। इसे हमारे पास आना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे सर? क्या मेरे मासूम बेटे को फांसी पे चढ़ा देंगे? देखिए, इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। वैसे 3 खून की सजा तो फांसी ही होती है। सर ये है आपका रूम। सर अगर आपको खाने पीने की किसी भी चीज का ऑर्डर देना हो तो वो रहा फोन सर, नंबर 9 डायल कर दीजिएगा। थैंक यू। सर सुना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो बाहर दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना। जी सर, डेफिनेटली सर। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। सर हम लोग हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि खून हुआ है? एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हमारे आने से पहले यहाँ की पुलिस भी तो 8-9 दफा छानबीन कर चुकी है ना। सब लोगों ने कूद के आत्महत्या की है, यही एक जगह मिली आत्महत्या करने के लिए। मुझे तो लगता है कमरे में आत्माएं घुस गई है। फिर भाई सर आत्मा कहती है कुछ जा, आदमी कुछ जाता है। फ्रेडी, अगर मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ और रहा ना, मैं खुद आत्मा बन जाऊंगा। दया, ये क्या कर रहा है? अरे दया, नीचे हटो। दया, दया, नीचे हटो, नीचे हटो। क्या कर रहे हो? होटल वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। जल्दी चलो। अरे ये क्या पागलपन है? नीचे उतरो यार। सर प्लीज नीचे उतर जाइए। आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? फ्रेडी, मैं आत्महत्या क्यों करूंगा? मैं अभी तक तुमसे इतना परेशान नहीं हुआ हूँ। नहीं यार, हम लोग नीचे खड़े थे तो तुम चेयर के ऊपर खड़े होकर बालकनी के इतने पास में थे, हमें लगा कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। अच्छा हुआ सर आपने नीचे जंप नहीं किया, वरना होटल के स्टाफ वालों को पता चल जाता कि हम लोग कौन है। अभिजीत ये देखो, यहाँ से नीचे कूदने के लिए मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है। कुर्सी के बगैर भी मैं ऐसे कूद सकता हूँ, लेकिन अगर किसी और को नीचे फेंकना पड़े, वो भी इस तरीके से कि वो मुंह के बल गिरे, इसके लिए चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो, निशान देखो, एक कुर्सी से लगा हुआ निशान है। ये कुर्सी यहाँ पर बार बार रखने से ये निशान आया है। आत्माएं चढ़ रही है कुर्सी पे। आत्मा नहीं है फ्रेडी, खूनी है। खूनी खूनी ने लक्षिता को और बाकी लोगों को इस चेयर का इस्तेमाल करके नीचे फेंका है। खूनी ने।
सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। होटल ब्लू रॉबिन में मेरी बेटी का खून हुआ है, मगर कोटघर की पुलिस ने इसे आत्महत्या करार कर दिया है। माया जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है तो हम हत्यारे को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन पहले आप प्लीज पूरी बात बताइए। सर रात को 2 बजे होटल से फोन आया कि मेरी बेटी लक्षिता ने अपने कमरे से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ है उसका। देखिए मैम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड किया है। सुसाइड। जाइए आप यहाँ से। मेहरबानी करके हमारे होटल में तमाशा करना बंद कर दीजिए। वैसे भी बहुत बदनामी हो चुकी है हमारे होटल की। मैंने कहा ना, लक्षिता सुसाइड नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिसेस माया? सब लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लक्षिता ने अपने होटल के कमरे से कूद के अपनी जान दे दी, फिर भी। सब लोग नहीं, 2 लोग, वो अमन और ईशान। आपको और पुलिस को उनकी बातों पर भरोसा है, मेरी बातों पर नहीं। मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मिसेस माया, अब तो ये केस पुलिस ने भी बंद कर दिया, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर होटल के स्टाफ को और वहाँ के लोकल पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी लक्षिता ने बालकनी से कूद के अपनी जान दी? मुझे नहीं पता सर। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था कि मेरी बेटी लक्षिता ने आत्महत्या की है, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। रात को 11 बजे उसने मुझसे फोन पे बात भी की। वो बहुत खुश थी सर, वो एकदम ठीक ठाक थी। सर ये देखिए सर, होटल ब्लू रॉबिन में ऐसे और 8 आत्महत्या के केसेस हुए और हर बार कमरा नंबर 303 की बालकनी में से कूद के आत्महत्या की गई है। नहीं सर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों ने सच जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उन 2 लड़कों से ठीक से पूछताछ भी नहीं की जो मेरी बेटी की मौत के चश्मदीद गवाह थे। देखिए, लक्षिता के बारे में जो भी कुछ मालूम था हमने आपको सब बता दिया। हाँ आंटी प्लीज, अब उसके बारे में हमसे और कोई सवाल मत पूछिए। सर ये रिपोर्ट देख लीजिए। 4 लड़कियों की मौत हुई है और 4 आदमियों की। सबकी मौत रात 11 बजे से रात 1 बजे के बीच में हुई है और पुलिस को किसी पे शक नहीं। हाँ सर, उनका कहना है कि लक्षिता की तरह बाकी 8 लोगों ने जब कमरा नंबर 303 की बालकनी में से कूद के आत्महत्या की तब कमरे में और कोई नहीं था। पूरा कोटघर उस होटल की बालकनी को भूतिया बालकनी कहता है। अगर उस होटल में ये सब हो क्या रहा है, ये तो पता लगाना पड़ेगा दया। 9 अलग अलग लोगों ने एक ही कमरे की बालकनी से कूद के आत्महत्या क्यों की? आखिर ऐसा है क्या उस बालकनी में? इस कमरे में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। होटल के स्टाफ को और होटल के मालिक को सब पता होगा कि सब क्यों हो रहा है। जब नीचे रिसेप्शन में मैंने यही कमरा मांगा तो होटल का मालिक रेहांश और बाकी के स्टाफ मेंबर्स का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। हम लोग यहाँ करीब 1 हफ्ते रहेंगे। हमने यहाँ पास वाले केंद्र में औरतों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए एक अभियान का आयोजन किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ वो तो है। आप मेरा नाम रेहांश है, मैं इस होटल का मालिक हूँ और ये मेरे मैनेजर हैं समर्थ। ये पर्सनली आपकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे और आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, पीछे वाली विंग में आप लोगों के लिए रूम्स रेडी कर दिए गए। पीछे वाली विंग में एक दुविधा है। हम चाहते हैं कि पीछे वाले विंग में नहीं बल्कि आगे वाले विंग में कमरा मिल जाए तो। आगे वाले विंग में हाँ,
और अभी टॉप फ्लोर हो तो और भी बेहतर। टॉप फ्लोर सर, वो एक्चुअली वो तो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं परितोष, हम कहीं और होटल में चेक इन कर लेते हैं। नहीं नहीं सुदर्शन जी, दूसरे होटल में क्यों जाएंगे? ये है ना मालिक जी, रेयांश जी, आप देखिए ना, इनके पसंद का कमरा दीजिए ना इनको। ठीक है, बस तो प्रॉब्लम क्या है? आप हमें कमरा दिखा दीजिए, जो पसंदीदा कमरा है वो हम चुन लेंगे। ठीक है सर। सर एक मिनट, कुछ सर अब क्या करें? देखो 1 लाख का सवाल है, ठीक है ना, और वैसे की वैसे ही बहुत जरूरत है हमें इस टाइम पे। कमरा दे देते हैं, बाकी इनकी किस्मत। ओके सर, ठीक है, चलो चलो चलो। सुनो, ये सर को रूम्स दिखा दो। ओके सर। ये सामान ले लीजिएगा। जी सर। ये संभाल के संभाल के। जिस कमरे से आत्महत्याएं हो रही हैं उसके बगल वाला भी कमरा चेक करना पड़ेगा। बेटी देखिए, नीचे का कॉरिडोर चेक कर लो। पूर्वी, ध्यान से देखो, इस कमरे से बगल वाले कमरे में जाने का कोई खुफिया रास्ता है? सर ऐसा कोई खुफिया रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा पूर्वी, हमें नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, लोकेश लौकी आप ही हैं? जी साहब, लौकी मैं हूँ। जब होटल रॉबिन ब्लू में लक्षिता ने जान दी थी तो उस वक्त तुम वहाँ मौजूद थे? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमारे सवालों का सही सही जवाब दो। लक्षिता मैडम ने होटल का कैमरा नंबर 303 से कूदकर आपने जान दी। पुलिस वाले ने यही रिपोर्ट दी, होटल वाला सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ, जब लक्षिता की मौत हुई 2 लड़के होटल की लॉबी में अपने दोस्त को ढूंढते हुए आए थे, जानते हो उन 2 लड़के? जी साहब, मैं जो जानता हूँ सब सच सच बताता हूँ साहब। वो दोनों लड़के का नाम अमन और ईशान है। दोनों दीपी बाई कॉलेज में पढ़ते हैं साहब। ये दीपी बाई कॉलेज कहाँ है? ये 10 नंबर रोड पर है। तुम इन दोनों को जानते कैसे? वो दोनों होटल के कॉफी शॉप में अक्सर कॉफी पीना आया करते थे। उस दिन वो लोग ने शराब भी पिया था और लक्षिता मैडम के साथ कुछ अनबन भी हुई थी। ठीक है, सीआईडी तुमसे पूछताछ करने आई थी, ये बात अपने तक ही रखना, समझ गए? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे ईशान और अमन कहाँ बैठे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईशान? अरे ऐसे कैसे कोर्ट घर छोड़ के चले जाएं? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ईशान और उसका दोस्त बैठे हैं? पता नहीं। सच सच बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? अमन, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ। हमारे सामने से विकी होटल से गायब हो गया। ईशान और अमन कहीं बैठे हैं क्या? इसका मतलब समझते हो तुम? मैं तो समझता हूँ, पर शायद तुम नहीं समझते हो कि ये बात कितनी सीरियस है। कल से खुद चुप चुप बैठे हुए हो, मुझे भी चुप रहने को कह रहे हो। एक्सक्यूज मी, ये ईशान और अमन कहीं बैठे हैं क्या यहाँ पे आसपास? जी वहाँ पर। वो सामने उस टेबल पर? जी। उसके माँ बाप को फोन करने से मना कर रहे हो, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, भलाई के लिए। समझ रहे हो कि तुम? बिलीव करो मुझ पे। क्या बिलीव करूँ मैं तुम पर? देख, आखिरी बार तूने ही विकी को होटल में देखा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही विकी को? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? वैसे शक तो हमें तुम दोनों पे ही है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से, और ये जानना चाहते हैं कि विकी के गायब होने की बात तुमने पुलिस से छुपाई क्यों? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं और अमन उस रात विकी का इंतजार करते रहे और जब वो नहीं आया तो हम लोग घर चले गए। ईशान सर विकी के पीछे पीछे होटल के कमरे तक गया था। वैसे किसे क्या डायलॉग बोलना है तुम लोग ने रिहर्स नहीं किया? ये कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो। सच सच बताओ कि हुआ क्या था, वरना सबके सामने से तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। देखो, हमें अच्छी तरह से पता है
कि लक्षिता के साथ छेड़छाड़ की है तुम लोगों ने। लेकिन अगर तुम दोनों निर्दोष हो तो सच्चाई छुपाने की कोशिश मत कर, वरना तुम दोनों के दोनों कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिए जाओगे। मैं नहीं सर, ये कल रात से कुछ छुपा रहा है सर, मुझे भी नहीं बता रहा है। इसी ने आखिरी बार विकी को देखा था सर। हाँ सर, मैं विकी के पीछे गया था। जब मैं, अमन और विकी उस रात होटल ब्लू रॉबिन पहुंचे तो हम तीनों ने बहुत पी रखी थी सर। लक्षिता वहां पर भीगी हुई हालत में आई और लक्षिता होटल में चेक इन करने के लिए रिसेप्शन काउंटर में गई और हेलो, मेरा नाम लक्षिता है। इस होटल में मैंने एक रूम बुक कराया था। प्लीज आप मुझे मेरा रूम नंबर बताएंगी? एक मिनट मैम, मैं चेक कर लेती हूँ। सॉरी मैम, हम वो रूम आपको नहीं दे सकते। मैंने आपके होटल में रूम बुक कराया था। प्लीज आप फिर से देखिए। मैम उस रूम में काम चल रहा है। आपके होटल में कुछ भी काम चल रहा हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपके होटल में मैंने रूम बुक कराया था और इसके लिए मैंने आपको एडवांस भी दिया था। अब मुझे मेरा रूम चाहिए बस। मैम आप यहाँ लॉबी में ही वेट कर लीजिए, सुबह तो कोई ना कोई रूम खाली हो जाएगा। क्या? यहाँ इस भीगी हुई हालत में इनके साथ? इन्होंने तो शराब पी रखी है। इनके साथ मैं सुबह तक इस लॉबी में बैठने वाली नहीं हूँ। कैसे कैसे लोगों को आप अपने होटल में आने देते हैं? देखिए सर, आप कैसे कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ? मैंने ऑलरेडी एक रूम बुक कराया था और आप बोल रहे हैं उसमें रिपेयरिंग का काम है। मैम मेरा नाम समर्थ है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सर, मिस लक्षिता को जिस विंग में रूम दिया था उस विंग में काम चल रहा है। ओह, तो दूसरी विंग में कोई रूम खाली? विंग बी में एक रूम है पर वो सुबह खाली होगा, तब तक इन्हें यही लॉबी में वेट करना होगा। वो मैं हरगिज करने वाली नहीं हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम थी तो आपको मेरी बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। रिलैक्स मैम। ओफो, शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सर वो ए विंग में 3rd फ्लोर पे वो रूम था ना, क्या नंबर था उसका? तो ठीक है ना, आप वो रूम मुझे दे दीजिए। प्लीज सर थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, मैं ऑलरेडी पूरी भीगी हुई हूँ। रिलैक्स। एक काम करो, बेल बॉय को कॉल करो और मैं एक बार सामान रूम में शिफ्ट करवाओ। जब तक अब ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर श्योर। 303 संभाल के लेके जाओ। थैंक यू। और यहाँ विकी मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया था लक्षिता पर। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ये रखिए कहीं को उसे बखेड़ा खड़ा ना कर दे। एक मिनट। उसे रोकने के लिए मैं उसके पीछे गया था, मगर जब मैंने विकी को रूम नंबर 303 की तरफ जाते हुए देखा तो मैं घबरा गया सर, क्योंकि वो रूम तो लक्षिता को दिया गया था। नशे में विकी का गुस्सा काबू में नहीं रहता। मुझे डर था कि कहीं वो लक्षिता को कुछ कर ना दे। विकी! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे होटल के गेस्ट नहीं हैं। आप प्लीज लॉबी में चले जाइए, प्लीज चलिए। होटल के स्टाफ को विकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस मन में प्रार्थना करने लगा कि विकी लक्षिता पर हाथ ना उठाए और चुपचाप वापस लॉबी में आ गया। चलो, बहुत देर हो गया। कहाँ रह गया यार ये? 3 घंटे बीत गए सर। फिर भी जब विकी वापस नहीं आया तो अमन और मैं होटल से चले गए। और क्या करते सर, बारिश भी रुक गई थी। अब होटल लॉबी में बैठने का कोई भी बहाना नहीं था हमारे पास। जिस लड़की से कुछ देर पहले हम लोग झगड़ रहे थे, उसे हमारे सामने दम तोड़ते हुए देखकर हम लोग बौखला गए। डर के मारे हमने ऊपर रूम की तरफ नहीं देखा।
समर साहब जल्दी आइए। समर साहब देखिए। ओह माय गॉड। ओह नो, फिर से एक और मौत। मिस लक्षिता। 303। सर, रियांश सर को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, रियांश सर को फोन करके उठाओ। और तुम लक्षिता के रूम में जाकर चेक करो, इसका सेल फोन होगा, उसमें इसके घर वालों का फोन नंबर होगा, और इस हादसे के बारे में इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। रूम नंबर 303 की 9वीं दुर्घटना है, फिर से पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद अगले दिन हम फिर से विकी को ढूंढने होटल में गए थे सर, लेकिन पुलिस वहां पहले से पूछताछ कर रही थी और तब तक भी विकी का कुछ पता नहीं चला था। और तुम दोनों अब तक चुप रहे। हाँ? हो सकता है कि लक्षिता की मौत की वजह विकी हो। हो ना हो ये विकी इसी होटल में। अगर ऐसा है तो होटल के स्टाफ ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो विकी को देखा ही होगा ना। अगर ये विकी मिल गया तो सारी कहानी का पता चल जाएगा। ये भी तो हो सकता है दया, लक्षिता के साथ जो कुछ हुआ हो विकी ने देख लिया हो सकता है, और यहाँ के स्टाफ ने उसे पकड़ के ठिकाने लगा दिया होगा। चुप सुन, हमें विकी को ढूंढना है और हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझे सर? चले भाई, चलो उधर। क्यों रे फेंको? हाँ, बहुत ऊंचा ऊंचा फेंक रहा था ना, क्या हुआ? पैसे का क्या हुआ? हाँ, कब दे रहा है? इंस्टॉलमेंट निकालता है कि इधर ही तेरा डाउन पेमेंट कर डाले। देखो, पहले छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो इसे। इसे कहो कि हमारी पैसा डिले कर दे, हम हमारी पकड़ भी डिले कर देंगे। एक्सक्यूज मी, एक प्लीज। रियांश से आपको जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है शरीफ आदमी से इस तरीके से बात करने का। शरीफ, बहुत देख ली इसकी शराफत। देखिए माँ जी, अपने बेटे को कहिए कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी चुका दे, वरना इस जगह को ताला लगने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, समझा? चले छोड़ो। चलो मेरे साथ। ये लगता है आत्महत्या की आड़ में हत्याएं हो रही हैं यहाँ पे। कहीं इन हत्याओं का संबंध इस बात से तो नहीं कि ये होटल कर्ज में डूबा हुआ है? विकी उस दिन से इसी होटल में, लेकिन होटल वालों को पता ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि विकी का भी मर्डर हो गया। सर, मुझे तो लगता है कि इन्होंने विकी की लाश को इस होटल के बाहर के ठिकाने लगा दिया।
कर रहा है? अरे अरे दया, अरे दया, क्या कर रहे हो? क्या है सर? अरे क्या कर रहा है ये? दया, क्या कर रहे हो? दया, अरे निखिल, क्या हुआ सर? दया के कमरे के मास्टर की दो जल्दी। दया, ये क्या कर रहे हो? दया, जल्दी दया, इसको लेकर जल्दी। दया, संभल के। सर, सर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। दया, क्या हुआ है? सर लगता है सर को कोई नशीली दवा दी गई है। मगर वो आदमी अंदर आया कहां से? खूनी दरिंदे नहीं, वो सारे के सारे कुल्हाड़ी लेके मुझे मारने आ रहे हैं। नहीं, और वो औरत, उससे कहो कैसे चीखे नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कह रहा था सर, कमरे में आत्मा है, कमरे में आत्मा आती है। शट अप रेडी। ऐसा क्या देख लिया दया ने यहाँ इस कमरे में? आइए डॉक्टर साहब आइए, आइए डॉक्टर प्लीज जल्दी देखिए। मेरे दोस्त को भ्रम हो रहा है कि कई लोग इसे मारने आए थे। मैं अभी चेक करता हूं। लगता है इन्हें कोई नशीली दवा दी गई है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूं, थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये तो बंद है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस होटल के आधे से ज्यादा कमरे बंद हैं, यहाँ तक कि पेंट्री शॉप और स्टोर रूम भी बंद है, उसमें इस लॉन्ड्री रूम का बंद होना कुछ अजीब सा लग रहा है। काम करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे वो आधे घंटे से हम लोग रूम सर्विस को कह रहे हैं कि रूम नंबर 321 में कोई बेडशीट चेंज करने आ जाए। सर ये तो लगभग 3 दिनों से जाम पड़ा है। मैं दूसरे विंग से बेडशीट भिजवाता हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ओके ओके सर। सर 3 दिन पहले तो लक्षिता की मौत हुई थी। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, सब पता चल जाएगा। अब कैसा लग रहा है दया तुम्हें? क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ कैसे? दया तुम नीचे कूदने वाले थे। I mean, कोई तुम्हें खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने नीचे से देखा और चिल्लाए तो शायद वो आदमी भाग गया, लेकिन हुआ क्या था यहाँ इस कमरे में? अभिजीत, मैं इस कमरे में 10:40 में आया और अंदर आके मैंने पहले ये दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर उसके बाद मैंने ये लाइट स्विच ऑफ कर दिए और यहाँ बेड पे लेटा हुआ था कि अचानक मेरा सर घूमने लगा। ऐसे लगा जैसे इस तरफ से बहुत सारे लोग कुल्हाड़ी लेके मुझे मारने आ रहे हैं। और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया। अगर अभिजीत, अगर मैं बेहोश था तो खुद अपने आप उस चेयर पे नहीं चढ़ सकता था। इसका मतलब है कोई और यहाँ इस कमरे में आया था। हाँ दे, मगर निखिल बाहर पहरे पे था तो आदमी अंदर आया कैसे? और हमारे आने से पहले वो भागा कहां से? दरवाजा तो अंदर से बंद था। कहीं वो नशीली चीज तुम्हें किसी ने सूंघा तो नहीं दी? मगर कमरे में तो मैंने किसी भी चीज को नहीं सूंघा था। एक सेकंड, ये जब मैं डिनर करने कमरे से बाहर गया उस वक्त ये मशीन कमरे में तो थी नहीं।
और जब वापस आया उसके बाद भी मैंने किसी रूम सर्विस वाले को नहीं बुलाया। तो फिर ये मॉस्किटो रिपेलेंट कमरे के अंदर आया कहां से? तो इसमें है वो नशीली दवाई। तभी जिन जिन लोगों को इस कमरे से फेंक के खून किया गया था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स का नामो निशान नहीं था। उन सबको ये नशीली दवाई सुंघाई गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए थे और उनका खून कर दिया गया। फिर से चेक करते हैं कमरा। ये देखो प्रोजेक्टर, इसमें है तुम्हारी वो आत्मा। प्रोजेक्टर में आत्मा? हाँ, इसमें वो इमेजेस लोडेड है जो मुझे दीवार पे दिखी थी, और 3D इमेज होने की वजह से मुझे लगा कि वो इमेजेस जिंदा है जो मेरी तरफ मुझे मारने के लिए आ रही है। सर, ये प्रोजेक्टर रिमोट कंट्रोल के जरिए इस कमरे के बाहर से भी ऑपरेट हो सकता है। बहुत बदबू आ रही है, शायद इधर से। माय गॉड, क्या? चाकू लगा ऐसे? एक काम करो, अभिजीत सर को फोन करो। ओके। ये देखा, ये है वो खुफिया रास्ता है जहां से वो खूनी इस कमरे में आता जाता था। अविनीत, अच्छा रुको वहीं पे, विक्की की लाश मिली है। निकल, होटल के मालिक और मैनेजर को लॉन्ड्री रूम में बुलाओ। ओह माय गॉड! अरे अरे, कोई पुलिस को बुलाओ यार। रिलैक्स मिस्टर रेयांश, सीआईडी की पूरी टीम है यहाँ पे। सीआईडी? लेकिन आप लोग तो... देखिए, हम लोग ना तो एनजीओ से हैं, ना ही मेरा नाम परितोष है। हम सब लोग सीआईडी से हैं। मगर आप सबने हमसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? रूम नंबर 303 में लक्षिता और बाकी के 9 लोगों की मौत हुई है। उसी की तहकीकात करने के लिए हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ी, और वो खून कैसे हो रहे हैं इसका पता लगा लिया हमने। सर, गले पे उंगलियों के निशान है सर, ग्रीस लगा हुआ है। सर, इस ग्रीस की वजह से खूनी के फिंगरप्रिंट्स, ये देखिए, इसके गले पे साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब इस विकी का खून हुआ तब खूनी के हाथ में ग्रीस लगा हुआ था। हो सकता है यहाँ आने से पहले उसकी कार खराब हो गई हो और उसने खुद ही कार रिपेयर करने की कोशिश की हो। क्या उस रात आप में से किसी की या किसी होटल गेस्ट की गाड़ी खराब हुई थी? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। खूनी की उंगलियों के निशान विक्की के गर्दन पे छप चुके हैं।
आप सबके फिंगरप्रिंट से मैच करके देख सकते हैं हम लोग, समझे आप? सर कल तो मेरी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन वो मैंने नहीं, केतन ने रिपेयर की थी। सर केतन ही तो इस रूम का इंचार्ज है और पिछले 2-3 दिनों से इस रूम के लॉक के रिपेयर की बात को टाल रहा था। बुलाओ इस केतन। बुलाओ केतन। तो वो तो होटल में नहीं है। अच्छा, तो फरार होने की तैयारी में होगा ये। लेकिन सर कोटगढ़ में तो ना ही कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड तो है। हाँ सर बस स्टैंड तो है, लेकिन उससे इस टाइम कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि कोटगढ़ से सबसे पहली बस सुबह 9:30 बजे ही निकलती है। सुबह 9:30 बजे? और सुबह होने में ज्यादा देर है नहीं। मुंबई जाने वाली पहली बस डिपो से 9:30 बजे निकलेगी। उसे किसी भी हाल में डिपो में दबोचना बहुत जरूरी है। सर अगर हम रात को ही डिपो पे पहरा देते तो शायद ठीक रहता। नहीं विनीत, वार तब करना चाहिए जब लोहा गर्म। अगर केतन को पता चल जाता कि हम बस डिपो पे उसका इंतजार कर रहे हैं तो वहां से भागने का कोई और रास्ता निकाल लेता। तुम और यहाँ? मैं तुम्हारे पाप में और भागीदार नहीं बनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम जहां भी जाओगे सीआईडी ऑफिसर्स तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। उन्हें पता चल गया है कि तुम आज यहाँ से मुंबई भाग जाने के चक्कर में हो। सीआईडी और मेरे पीछे? हाँ। अब मेरा क्या होगा? देखो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। मुझे कर्ज उतारने का एक मौका दो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मेरे साथ चलो। कम ऑन, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आपने ये आदमी को देखा है कहीं? इसे देखा है आपने कहीं? इसको देखा है आपने कहीं? सर, केतन को यहाँ किसी ने नहीं देखा। नहीं विनीत, यहाँ आते जाते सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखो। हो सकता है वो यहाँ से भेज बदल कर भागने के चक्कर में। तो मुझे कहाँ ले जा रहे? आखिर यहाँ से बचकर भागने का प्लान क्या तुम्हारा? मौत। मौत? किसकी मौत? तुम्हारी मौत। आखिर ऐसे कब तक भागते रहोगे? मैं तुम्हारी इस दौड़ को ही खत्म कर देता हूँ। हर क्राइम में तुम मेरे साथ रहे हो। तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुमसे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख होगा। मतलब ये
सुबह सुबह जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कोई शिकायत नहीं मिस्टर समर्थ। मगर अब अगर कोई और होशियारी की तुमने तो जिंदगी भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा तुम, समझा? सर इस मत घबराना सर इसे किए धरे में सब कुछ हो रहा है। तो फिर तुमने समर्थ का साथ क्यों दिया? सालत की वजह से। इसने मुझे 10% का पार्टनर बनाने का वादा किया था। मिस्टर समर्थ, तुम तो होटल ब्लू रॉबिन के मैनेजर थे, हाँ? होटल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? सच तो यह है कि होटल ब्लू रॉबिन मेरा है, मैं उस होटल का असली मालिक हूँ। क्या? हाँ, रेयांश के पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ बेईमानी करके वो होटल अपने नाम पर करवा लिया था, और मैं जानता था कि वो होटल कभी भी मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपना बदला तो ले सकता था। इसीलिए मैनेजर बनकर तुम उसी होटल में नौकरी कर रहे थे? हाँ, होटल का मालिक एक मामूली सा नौकर बन गया था। ये सब करके तुम चाहते क्या थे? मैं चाहता था कि वो होटल बंद हो जाए। जैसे वो होटल मुझसे छीना गया है, वैसे ही रेयांश और उसके परिवार से भी छीना जाए। अब वही होगा। 10 मौत हुई है वहां, 10। अब रेयांश और उसका परिवार वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ है, और वो कर्जा चुकाने के लिए अब उस होटल का कब्जा बहुत जल्दी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और विक्की, उसे क्यों मारा तुमने? विक्की हमारा राज जान गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर किसी गवाह को जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था। मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी। रेयांश के पिताजी ने तुम्हारा हक छीन लिया, गलत किया, मगर तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि अपना बदला लेने के लिए 11 बेकसूर लोगों की हत्या कर दो। बस अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दो, तुम्हें तो फांसी होके ही रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।